Hey everyone, welcome back to my channel Bliss of Tales with आत्रे। चलो कहानियाँ सुने। एंड आई एम रियली सॉरी कि हम लोग इतना लेट हो गए इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, बट अब मैं वापस आ गई हूँ तो हम लोग जानते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होगा, जिस कहानी का नाम है क्या तय था हमारा मिलना। आई होप आप लोगों को कहानी याद होगी। तो ये कहानी थी अर्नव और ईशान की। ऐसे दो शख्स जो एक दूसरे से पूरी तरीके से जुदा है, पर आज इस मकाम पर खड़े हुए हैं जहाँ उनकी ज़िंदगी शायद एक दूसरे से मिलने के लिए ही बनी है। तो देखते हैं ये दोनों कैसे मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। बट उससे पहले अगर आपने प्रीवियस पार्ट ना देखा हो तो प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप पहले के पार्ट को देखिएगा जिससे आपको स्टोरी समझ आए एंड जो लोग भूल गए हों वो भी स्टोरी से कनेक्ट वापस से कर पाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम सेकेंड पार्ट को। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने देखा था जहाँ पर अर्नव और ईशान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जहाँ अर्नव पूरी तरीके से अपनी बिजी लाइफ के अंदर उलझा हुआ था। वो फ्रस्ट्रेट था, फेड अप था एंड लिटरली उसे समझने वाला कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उसकी मॉम तक नहीं। एंड वहीं दूसरी तरफ हमने एक आज़ाद परिंदे को देखा था जो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी रहा था एंड वो कोई और नहीं हमारा ईशान था। एंड जब दोनों टकराए थे तो बस अंजाम कुछ ये हुआ था कि ईशान अर्नव को खींचकर उस क्लब में ले आया था। खैर लेकर तो ईशान आया था, पर अभी उसे ऐसा लग रहा था कि वो खुद यहाँ का गेस्ट बन गया है और अर्नव यहाँ का होस्ट है। पर डैम, ये तो कंडीशन उल्टी थी ना। पर ईशान इस वक्त कुछ भी बोलने या कहने के मूड में नहीं था, क्योंकि सामने वाला इंसान समझेगा ही नहीं, क्योंकि इस वक्त अर्नव शायद टिप्सी हो चुका था। लिटरली उसने काफ़ी सारे शॉट्स ले लिए थे एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि डैम, मैन इज रियली इन अनदर मूड। एक पल के लिए बारटेंडर ने भी ईशान की तरफ देखा, जैसे कि वो कह रहा हो अपने दोस्त को रोको वरना ये ड्रंक हो जाएगा। पर ईशान ने बारटेंडर की तरफ देखा एंड देन अर्नव की तरफ देखा, फिर वो बस मुस्कुरा कर उसके बगल में बैठ गया। उसने हल्के से अर्नव की तरफ अपने ड्रिंक को चीयर्स करते हुए कहा, बस करो डूड, बस करो, हम लोग यहाँ इंजॉय करने आए थे, पर अगर तुम ऐसे ही पीते रहे तो हम कुछ इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अर्नव ने कहा, मुझे पीने दो प्लीज़, अभी मुझे बस लग रहा है कि यही हो सकता है जिससे मैं कुछ भी इंजॉय कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने माइंड को ब्लैंक करना चाहता हूँ, नंब करना चाहता हूँ। ईशान ने कहा, हो कम ऑन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, पर डूड, दिमाग को सुन्न कर जिंदगी थोड़ी जी जाती है। इस बात पर अर्नव कुछ पल के लिए से ईशान की तरफ दिखता है। उसकी वो चमचमाती हुई आंखें, उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, पता नहीं क्यों पर अर्नव को बहुत गुस्सा दिला रहा था। आज सुबह से ही उसे एक इरिटेशन फील हो रही है इस मुस्कुराहट से। शायद उसकी वजह यह है कि ये मुस्कुराहट उसके पास नहीं है, या फिर ये वजह है कि अर्नव को बस यूं लग रहा है कि ईशान जैसे उस पर हंस रहा है। पता नहीं उसका दिमाग उसके साथ क्या खेल खेल रहा था। इसीलिए एक उसने ईशान की तरफ देखा एंड लिटरली कोल्ड वॉइस में कहा, अगर जिंदगी मेरे जैसी हो ना तो हर इंसान बस यही दुआ मांगेगा कि वो सुन्न हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। एंड अर्नव की ऐसी बातें सुनकर एक पल के लिए ईशान के चेहरे से मुस्कुराहट चली गई। वो लिटरली जैसे अर्नव की तरफ देखने लगा एंड वही दूसरी तरफ अर्नव ने अपनी निगाहें ईशान पर से हटा ली थी एंड वो अपने ड्रिंक को कंटिन्यू करता है। कुछ पल के लिए वहाँ पर शांति थी एंड देन उसके बाद ईशान ने अपने गले को हल्के से साफ किया एंड देन बहुत सीरियसली उसने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें हुआ क्या है? क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई नो कि मैं तुम्हें कोई सजेशन या एडवाइस नहीं दे सकता, बट कहते हैं बातें शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। एंड तुम्हें? अर्नव ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना। ईशान ने कहा, चॉइस इज़ योर्स, बट मैं एक अच्छा लिसनर हूँ, या फिर तुम्हारे लिए बन सकता हूँ, बिकॉज हर एक इंसान को सांस लेने की तो ज़रूरत होती है ना, और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत लंबे वक्त से सांस नहीं ली है, तो कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ईशान मुस्कुरा रहा था एंड एक बार फिर से मुस्कुराहट देखकर अर्नव ने जैसे अपनी मुट्ठियाँ भींच ली एंड देन एक रूड लुक देते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं कहना। ईशान ने कहा, ओके, फिर से चॉइस इज़ योर्स, ठीक है, मैं एंजॉय करता हूँ, तुम भी एंजॉय करो। ठीक है, तो ईशान कुछ पल के लिए वहीं डांस फ्लोर पर चला गया था चिल करने के लिए, क्योंकि वो शायद अर्नव को स्पेस देना चाहता था। इतना तो ईशान को समझ आ गया है कि अर्नव अभी शायद खुद में बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, वो लिटरली फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अंदर की फ्रस्ट्रेशन शायद अकेले स्पेस में निकल सके, कुछ पल के लिए अकेले रहना ही बेहतर होगा। इसीलिए ईशान अपने डांस फ्लोर पर डांस कर रहा था एंड लिटरली उसके साथ बहुत सारे और भी लोग उसे ज्वाइन करने के लिए आ गए थे। दे वर जस्ट चिलिंग एंड वहीं दूसरी तरफ अर्नव एक पल के लिए उस डांस फ्लोर की तरफ देखता है। फिर वही ख्याल उसके मन में आता है कि जिंदगी इतनी बेईमान कैसे हो सकती है, किसी के हिस्से में सारी खुशियां हैं और कोई एक
अर्नव ने गहरी सांस ली और वो अपने ड्रिंक की तरफ देखने लगा। लिटरली वो अपने ग्लास को जैसे घूर रहा था या अपनी ज़िंदगी को घूर रहा था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी मॉम का चेहरा, अपनी बहन का अक्स, अपने फादर के बारे में, अपने घर के हालात, अपनी पूरी ज़िंदगी। उसे बस ऐसा लग रहा था कि इन कुछ मिनटों के अंदर से सब कुछ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया हो। उसे खुद भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो बस सोच रहा है। उसका दिमाग उसके काबू में नहीं है। एक एक कर सब कुछ उसके दिमाग में आ जा रहा है। लिटरली इन सब चीज़ों को शांत करने के लिए अर्नव ने और पीना शुरू किया। बारटेंडर ने कहा, सर बस आप ड्रंक हो चुके हैं ऑलरेडी। अर्नव ने कहा, डैम, प्लीज़ गिव मी, आई डोंट वांट टू लिसन एनीवन, प्लीज़ एटलीस्ट तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता, बस मुझे शांत होना है प्लीज़। ये कहते हुए अर्नव थोड़ा सा लाउड हो गया था एंड उसे आसपास के लोग जैसे देखने लगे। एंड अर्नव की ऐसी हालत को देखकर कहीं ना कहीं बारटेंडर भी जैसे एक स्टर्न लुक दे रहा था, क्योंकि वो अपने क्लब के अंदर कोई ड्रंक पर्सन को नहीं लेना चाहते, वरना चीज़ें ऑकवर्ड हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उस बारटेंडर ने अपने पास खड़े हुए एक इंसान को ईशान के पास भेज दिया था, क्योंकि ईशान यहाँ का एक रेगुलर कस्टमर की तरह है, तो उसे वहाँ पर लोग जानते थे। एंड जैसे ही वो पर्सन ईशान के कान में वो कुछ बुदबुदाता है, ईशान जैसे कंप्लीटली अपने डांस फ्लोर से नीचे उतरता है एंड अगले ही सेकंड वो अर्नव के पास था। उसने अर्नव की हालत को देखा एंड लिटरली उसे लगा कि हाँ मैन, लगता है इसे अकेले छोड़ना उसका बैड डिसीजन था। ईशान ने अर्नव के हाथ में से ग्लास लेते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम एक ग्लास भी नहीं पियोगे। आई मीन सीरियसली, अगर तुम ड्रंक हो गए तो मैं तुम्हें कैसे घर लेकर जाऊंगा, और मुझे तो पता भी नहीं है। एक मिनट, आर यू ओके? ये कहते हुए वो अर्नव के चेहरे की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अर्नव ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, बस करो, मेरा ग्लास मुझे दो, तुम उसे दिमाग पर क्यों रहे हो? हाँ, जाकर अपने डांस फ्लोर पर डांस करो ना, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, एटलीस्ट कोई तो अपनी लाइफ एंजॉय करे। ईशान ने कहा, तुम भी कर सकते हो, तुम्हें मना थोड़ी क्या है, आओ मेरे साथ डांस फ्लोर पर, लेकिन अब तुम पीना बंद करो। अर्नव ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ पीना है। डैम, सब तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है मुझसे? हाँ, क्या दिक्कत है तुम सब लोगों की? क्या चाहते हो मुझसे? क्या मैं कुछ अपने मन का नहीं कर सकता, एटलीस्ट यहाँ पर भी नहीं? हाँ, तुम भी मेरी मॉम की तरह बस मुझे बांधना चाहते हो, स्ट्रिक्ट करना चाहते हो। एक काम करो, सब मेरा गला घोट दो ताकि मैं सांस ही ना ले पाऊँ। कोई भी मुझे सांस नहीं लेने देता, कोई भी मुझे मेरे मन का नहीं करने देता। आखिर सबकी प्रॉब्लम क्या है? ये कहते हुए लिटरली अर्नव ने जैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी थी। एंड एक पल के लिए ईशान जैसे अर्नव की तरफ ही देखने लगता है। फिर उसने एक गहरी सांस ली एंड देन वो अर्नव के बगल में बैठ गया। उसने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है? अर्नव ने कहा, तुम्हें क्यों जानना है? ईशान ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे बस जानना है, मुझे बताओ क्या हुआ है, फिर आई स्वेयर मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रिंक दे दूंगा। अर्नव ने कहा, क्या? ईशान ने कहा, तुम्हारी मॉम। अर्नव ने कहा, प्लीज़ उनके बारे में बात मत करो। ईशान ने कहा, तो शायद फैमिली प्रॉब्लम है। अर्नव ने कहा, फैमिली प्रॉब्लम? काश मैं इसे नाम दे सकता अगर मेरी फैमिली होती तो, क्योंकि वो लोग तो मुझे फैमिली मानते ही नहीं ना। मेरी मॉम के लिए मैं उनकी सारी ख्वाहिशों का एक ATM हूँ, जिसके अंदर वो बस सिर्फ अपना कार्ड डालती हैं और जैसे ATM से कैश बाहर निकलता है ना, मैं उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर बस उन्हें हाथ में थमा देता हूँ। फिर मेरे एक डैड हैं जिन्हें मतलब ही नहीं रहता मुझसे, मेरी ज़िंदगी से, वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उन्हें दुनिया की इतनी फिक्र है, इतना ज़्यादा सोशल वर्क करना है कि उनकी खुद की फैमिली को उनकी कितनी नीड है, उनके खुद के बच्चे को उनसे कितना प्यार चाहिए, वो ये बस कभी देख ही नहीं पाए। फिर एक बहन है जो बस अपनी ही दुनिया में रहती है, जिसे बस सिर्फ अपने दुख दिखते हैं, अपने साथ हुई पार्शियलिटी दिखती है। वो मुझे कभी नहीं सुनती। कहते हैं भाई बहन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पर मुझे तो अपनी बहन से भी वो कनेक्शन फील नहीं होता। मुझे किसी से कोई कनेक्शन फील नहीं होता। एक दोस्त है जिसे मैं दोस्त समझना तो चाहता हूँ, पर उसकी भी अपनी लाइफ है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी से कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है। वो लोग बस मुझसे, आई थिंक मुझे लगता है कि एक दिन वो मुझे भूल जाएंगे। अगर मैंने उनकी ख्वाहिशें पूरा करना छोड़ दिया तो वो मुझे भूल जाएंगे। और सच बताऊं ना, मैं ये चाहता भी हूं और नहीं भी। आई डोंट नो कि मैं क्या चाहता हूं। आई रियली डोंट नो। ईशान ने कहा, शायद तुम स्टेबिलिटी चाहते हो। आई मीन हर एक की लाइफ में ऐसा होता है ना, जब हम अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अप्स एंड डाउन्स कर रहे होते हैं, हमें लोगों की बातें मतलब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अलग लगती हैं। जब तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर लोगे, अपनी लाइफ में वो ड्रीम या गोल अचीव कर लोगे, तो आई थिंक सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारी मॉम, डैड या फिर तुम्हारी सिस्टर। तो एक अर्नव ने कहा, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में जो तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो। ईशान ने कहा, हाँ ये बात तो सही। पर इससे पहले कि ईशान आए कुछ भी कह पाता, अर्नव ने कहा, उनका मन कभी नहीं भरेगा, उनकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होगी, उनकी एक्सपेक्टेशन
कभी खत्म नहीं होंगे। और मेरी एक्सपेक्टेशन, मैं क्या चाहता हूँ, डूड, आई वॉन्ट टू फ्री। मैं बस आज़ाद होना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से। मैं बस रेस्ट चाहता हूँ। कुछ पल के लिए मैं सब कुछ छोड़कर बहुत दूर चले जाना चाहता हूँ। इतना दूर जहाँ मुझे कोई शोर सुनाई ना दे, मुझे कोई भी अपना दिखाई ना दे। वो लोग खुश रहें, हमेशा बस हंसते रहें, मैं बस ये चाहता हूँ। लेकिन अब बस दूर से सब कुछ देखना चाहता हूँ। आई थिंक मैं बस यही चाहता हूँ, कुछ पल के लिए सबसे दूर चले जाना, सबसे दूर। ये कहते हुए अर्नव की आंखों से लिटरली से आंसू निकल आए थे। ये देख कर ईशान जैसे कंप्लीटली शॉक हो गया। एक पल के लिए उसका दिमाग भी जैसे एक जोन में चला गया था। अर्नव की बातें, अर्नव यहीं नहीं रुका, उसने और भी बहुत कुछ कहा, जैसे कि अपनी फैमिली के बारे में, अपनी मॉम के बारे में, उनकी कभी ना ख़त्म होने वाली लिस्ट के बारे में। एंड जैसे जैसे ईशान ये सुन रहा था, उसे बस ऐसा लग रहा था कि वो किसी आईने में देख रहा है, जहाँ पर अर्नव का अक्स तो है पर वो कितना धुंधला है। मतलब अगर कंपेयर किया जाए उसकी और उसकी लाइफ से, तो ईशान पता नहीं क्यों अपनी लाइफ को अर्नव की लाइफ से कंपेयर करने लगता है। या ये कहा जाए बहुत हद तक वो एक्जैक्टली कंपैरिजन नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि कभी कभी हम एक ऐसे शख्स से टकरा जाते हैं ना, जिसके साथ होने से, जिसकी बातें सुनने से हमें बस यूँ लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी इस इंसान से कितनी अलग है। ये इंसान कितना दुख में है, कितने गम में है, हम लोग कितनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। ऐसी ऐसी खुशियाँ जो आज से पहले कभी ईशान ने ऑब्जर्व नहीं की। जैसे मॉम का प्यार। ईशान ने जब जैसे अर्नव की बात सुनी कि अर्नव की मॉम किस तरीके से हैं, उसे इतना तो समझ में आ गया था कि वो शायद थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ ईशान की मॉम, उसने कभी उस पर चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है, कभी तेज़ आवाज़ में बात तक नहीं की। उनके मॉम एंड डैड ने कभी भी उसके ऊपर अपने सपनों को फोर्स नहीं किया, हमेशा उसे एक आसमान दिया उड़ने के लिए। और शायद आज जिस तरीके की ईशान की पर्सनैलिटी है, उसके अंदर उसके मॉम एंड डैड का ही रिफ्लेक्ट होता है। वो जितना खुश है उसके पीछे वजह शायद उसके मॉम एंड डैड ही हैं। और अर्नव जितना दुखी है शायद उसके पीछे वजह उसकी फैमिली। पता नहीं, ईशान इस तरीके से अर्नव की फैमिली को जज नहीं कर सकता, वो भी तब जब अर्नव ड्रंक है। लेकिन कहते हैं कि ड्रंक इंसान हमेशा अपने दिल की बात कहता है। तो क्या सच में अर्नव इतना दुखी है पर किसी की फैमिली इस तरीके से? ईशान के मन में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे, बिकॉज उसने आज से पहले इस तरीके की फैमिली के बारे में नहीं तो सुना था, नहीं समझा था, क्योंकि उसकी लाइफ में कभी ऐसा लोग आए ही नहीं। उसे तो बस यही लगता था कि पेरेंट्स तो वो होते हैं ना जो अपने बच्चे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, उसकी बातें हमेशा सुनते हैं, उन्हें वो करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं। ईशान को खुद भी याद है कि उसने अपने ड्रीम्स को कितनी बार चेंज किया था। कभी वो एक पायलट बनना चाहता था, तो कभी वो लिटरली फिल्म फेस्टिवल्स में जाना चाहता था, कभी वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, तो कभी डांस उसका एक पैशन हुआ करता था। यहाँ तक कि उसने तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी ट्राई करने के बारे में सोचा था। एंड होते होते अब वो इस फील्ड में आ गया है। एंड हर एक सपने में उसकी मॉम एंड डैड ने हमेशा उसे सपोर्ट किया था, बिना कुछ कहे हुए। पर अब लाइफ के इस पड़ाव में ईशान बस ये सोच रहा था कि उसके पास सब कुछ तो है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ईशान को नहीं पता उसे क्या समझ आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है। लेकिन फाइनली उसने अर्नव की उस ड्रिंक को हटा दिया था। है कहा जाए खुद अर्नव ही कंप्लीटली उस बार टेबल पर लेट गया था, अपना सर झुकाकर। ईशान ने कहा, डैम मैन, अब मैं तुम्हें घर कैसे लेकर जाऊंगा और कहाँ लेकर जाऊंगा, प्लीज़ उठ जाओ ना। ये कहते हुए ईशान उसे उठाने लगा। तभी बारटेंडर ने कहा, क्या मैन, लिटरली ये तो ड्रंक हो गया। आई टोल्ड यू स्टॉप हिम, बट खैर लेकर जाओ इसे, अब क्लब बंद करने का टाइम आ गया। ईशान ने कहा, नो प्लीज़ अभी कुछ देर के लिए रुकने दो ना, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँगा, लिटरली मुझे उसका एड्रेस भी नहीं पता। उस बारटेंडर ने जैसे एक ईशान को लुक दिया हो, मतलब सीरियसली मैन। खैर अब उस लुक का ये मतलब था कि ईशान अर्नव को अपने कंधे पर संभालता हुआ फाइनली उस क्लब के बाहर खड़ा हुआ था। एंड सच में वो परेशान हो रहा था। उसने अर्नव को जगाने की कोशिश की, उसके फेस पर टैप किया एंड देन उसकी तरफ देखते हुए कहा, अपना एड्रेस तो बताओ ताकि मैं तुम्हें घर भेज सकूँ, मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा। अर्नव ने कहा, मेरा एड्रेस मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? ईशान ने कहा, सच में? अगर मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें घर कैसे छोड़ूंगा? अर्नव ने कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। ईशान ने कहा, वो तुम्हें सीधा खड़ा तो नहीं हुआ जा रहा, तुम खुद घर जाओगे, और वो कैसे जाओगे? अर्नव ने ईशान की तरफ देखा। लिटरली ही करते वक्त वो लोग एक दूसरे को ज़्यादा ही करीब आ गए थे।
एंड दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी ईशान ने कहा तुम मुझे ऐसे क्यों। तभी अर्णव ने लिटरली से ईशान को पुश कर दिया। ईशान ने कहा हे गिर जाओगे। फिर अगले ही सेकंड अर्णव ने खुद को स्टेबल कर लिया था। फिर अपनी पैंट पॉकेट से उसने फ़ोन बाहर निकाला एंड देन वो कुछ करने लगा। ईशान ने कहा क्या कर रहे हो, सीधे खड़े रहो, गिर जाओगे। अर्णव ने कहा मैं सीधा ही खड़ा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो। लेकिन तो अर्णव थोड़ा सा डेज में था एंड लिटरली ईशान को फिक्र हो रही थी कहीं इंसान गिर ना जाए, इसीलिए उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अर्णव कुछ तो कर रहा था। ईशान ने कहा एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही तुम क्या कर रहे हो, क्या एड्रेस ढूंढ रहे हो घर का, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक करता हूँ। पर तभी अर्णव ने अपना फ़ोन बंद किया एंड देन उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा तुम बहुत बोलते हो। ईशान ने कहा क्या। अर्णव ने कहा हाँ बहुत बोलते हो तुम, कभी कभी अपना मुंह भी बंद रखा करो और अपनी ये स्टूपिड सी स्माइल इसे भी दूर रखा करो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ईशान ने कहा क्या सच में। अर्णव ने कहा चुप। एक तो उसने सच में उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी थी। एंड एक पल के लिए ईशान को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या, उसकी सांसें सी अटक गई। एंड देन वो सिर्फ अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से अर्णव की तरफ देखने लगा एंड अर्णव एक स्टन लुक के साथ ईशान की तरफ। एंड अगले सेकंड ईशान को रियलाइज हुआ कि वो किस पोजीशन में खड़े हुए हैं जब लोग उसकी तरफ देखने लगे। इसीलिए ईशान ने तुरंत अर्णव का हाथ अपने मुंह से हटाया एंड देन उसके बगल में खड़े होते हुए कहा मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया, सच में मैं यहाँ फन करने आया था पर हम मुझे इस ग्रोइंग मैन की बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है। वाह क्या दिन है, क्या प्रमोशन मिलने की नई दौड़ शुरू हुई है। सच में ईशान सही कहती है माँ, तू अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि खुद अपने आप को मार लेता है। सच में मेरा क्या होगा, माँ का भी फ़ोन आ रहा है, क्या करूँ मैं अब, इसे कहाँ छोड़ूँ। ये कहते हुए बड़बड़ाया जा रहा था एंड अर्णव की तरफ देखे चले जा रहा था जो भी किसी टावर की तरह वहाँ पर स्ट्रिक्ट खड़ा हुआ था। एंड उसके चेहरे को देखकर ऐसा कोई भी नहीं कह सकता था कि वो ड्रंक है। लिटरली सीरियसली मैन। हाँ ईशान तो आज सच में बहुत शौक था इस इंसान से, बहुत ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ ठीक 7 मिनट के बाद वहाँ पर एक कैब आकर खड़ी हो गई थी एंड इससे पहले कि ईशान कुछ भी समझ पाता अर्णव आगे बढ़ा। नेक्स्ट मोमेंट पर वो कैब में था। ईशान ने चिल्लाते हुए कहा हे कहाँ जा रहे हो, ये कैब हमारी नहीं है, ये किसी। तभी अर्णव ने अपना फ़ोन ईशान की तरफ दिखाते हुए कहा ये मैंने ही बुक की है एंड अब तुम घर जा सकते हो एंड थैंक्स फॉर ऑल दिस, मैं अपने आप घर पहुंच जाऊंगा। ईशान ने कहा क्या सच में। अर्णव ने कहा ये कहते हुए वो लीन हो गया था वहीं बैक सीट पर। वहीं दूसरी तरफ ईशान को एक अजीब सी हेजिटेशन हो रही थी। उसने अर्णव की तरफ देखते हुए कहा तुम घर तो चले जाओगे लेकिन एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें कॉल कर पूछ सकूँ। अर्णव ने कहा उसकी क्या ज़रूरत है। ईशान ने कहा प्लीज़ दे दो ना प्लीज़, वरना मुझे टेंशन होती रहेगी पूरी रात। अर्णव ने कहा बिल्कुल भी नहीं। ईशान ने कहा प्लीज़। ये कहते हुए वो लिटरली से प्लीट करने लगा। मैं दूसरी तरफ वो ड्राइवर सिर्फ उन दोनों की तरफ देख रहा था जैसे कि उनसे कह रहा हो अपना ये तमाशा खत्म करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। एंड उसके ऐसी गेस को देखकर अर्णव ने कुछ सोचकर ईशान की तरफ देखा एंड लिटरली उसके हाथों में से फ़ोन छीनते हुए उसने नंबर टाइप कर दिया था। एंड वही दूसरी तरफ ईशान सिर्फ अर्णव की तरफ देख रहा था। अर्णव ने उसके हाथ में फ़ोन थमाते हुए कहा अब तुम घर जा सकते हो। ये कहते हुए वो विंडो से हल्का सा बाहर निकलता है जहाँ ईशान ऑलरेडी टेक लगाकर खड़ा हुआ था। एंड इससे पहले ईशान कुछ भी समझ पाता अर्णव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा अदरवाइज मॉम्स विल बी वेरी स्कैरी एंड तुम्हारी मॉम भी बहुत स्कैरी हो जाएंगी, तो इससे पहले कि वो स्कैरी हो जाए तुम्हें घर चले जाना चाहिए। ये कहते हुए उसकी आवाज़ इतनी हस्की साउंड कर रही थी एंड आइज़ इतनी हिप्नोटाइजिंग थी कि ईशान की सांसें एक बार फिर से उखड़ गई थी एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अर्णव ने क्या कहा। वहीं दूसरी तरफ फाइनली उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी कार का हॉर्न दिया एंड ईशान पीछे हुआ और कार आगे चलना शुरू कर चुकी थी। एंड ईशान अभी भी अर्णव के उन शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। उसके पूरी बॉडी पर जैसे गूज़बम्स आ गए हों। उसने अपने पूरे चेहरे के ऊपर अपने हाथों को हल्के से घुमाया एंड देन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा हाँ ये सब कुछ क्या था। हाँ वो सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ 360 डिग्री घूम गया है। क्या था ये इंसान, हाँ सच में क्या था। ये तो यही सवाल ईशान जैसे पूरे रास्ते पूछता हुआ आया था खुद से। नहीं सिर्फ रास्ते में उसने शावर ले लिया था एंड लास्ट वो अपने बेड पर बैठकर उस नंबर की तरफ देख रहा था जहाँ उसे डायल करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसे फिक्र हो रही थी इसीलिए उसने एट लास्ट फ़ोन डायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अर्णव कम्प्लीटली मेस्ड होकर अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो लिटरली बिल्कुल भी होश में नहीं था एंड उसका फ़ोन लगातार बजे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्णव की माँ गेट पर खड़ी हुई थी। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा सच में अब इसने पीना भी शुरू कर दिया। इस लड़के से मैंने प्रमोशन की कहा था, पी के आने के लिए नहीं। हाँ मैं क्या करूँ इस लड़के का। तभी श्रुति ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा माँ आप ये करें कि उसे रिलैक्स दें और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए। मीरा ने कहा मैं तो सो ही रही थी, इसी ने आकर मुझे जगा दिया। श्रुति ने कहा और यही आपका बेटा है माँ, आप किस तरीके से बातें कर रही हैं। मीरा ने कहा इसीलिए तो मुझे उसकी परवाह हो रही है कि वो मेरा बेटा है, उसने पी क्यों है।
शायद आपने उसे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है, इसीलिए। ये कहते हुए श्रुति एक लुक देते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई थी। और वहीं दूसरी तरफ मीरा ने कहा, क्या कहा तुमने? श्रुति ने कहा, गुड नाइट मॉम। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। एंड लिटरली मीरा सिर्फ घूरती रह जाती है और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ श्रुति अपने भाई के पास आती है। उसने अर्नव के शूज़ को उतारा, अच्छे से उसकी शर्ट के कुछ बटन्स को खोल दिया एंड देन उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ लिटा दिया था। कुछ पल के लिए श्रुति सिर्फ अर्नव की तरफ देख रही थी। वो लोग कितने बड़े हो गए हैं ना। एंड उसका भाई, अक्सर वो उसे उदास ही दिखती है। उसकी आंखों की उदासी पता नहीं क्यों श्रुति को अच्छी नहीं लगती। पर वही है ना, अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनने में या पूछने में भी ऑकवर्ड महसूस करते हैं। श्रुति ने लगातार बजते हुए अर्नव के फ़ोन की तरफ देखा जो लगातार उसे डिस्टर्ब कर रहा था। श्रुति ने फ़ोन उठाया एंड एक अननोन नंबर वहाँ पर फ्लैश हो रहा था। लिटरली काफ़ी सारी मिस्ड कॉल थी। कुछ सोच कर वो अर्नव की तरफ देखती है एंड फिर फ़ोन उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही फ़ोन उठा ईशान चिल्लाते हुए कहा, डैम, लिटरली मुझे लग रहा था कि तुम मर गए हो, अब तुम फ़ोन उठा रहे हो। एंड ऐसी आवाज़ सुनकर एक श्रुति की पकड़ उसके फ़ोन पर टाइट हो गई थी। उसने एक रूड वॉइस में कहा, अपने होश में बोलो, और कौन हो तुम? एंड श्रुति की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए ईशान भी से चौंक गया। उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा, क्या ये अर्नव का नंबर है? श्रुति ने कहा, अर्नव का ही है। और तुम कौन? ईशान ने कहा, मैं उसका खलीक बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं बस पूछ रहा था क्या वो ठीक से घर पहुँच गया? श्रुति ने कहा, एंड इससे पहले कि ईशान कुछ और पूछ पाता, श्रुति ने फ़ोन काट दिया था। एंड लिटरली उसे साइलेंट पर कर उसने वहीं साइड में रख दिया। एंड वही तो सिर्फ ईशान सिर्फ फ़ोन की तरफ देखने लगा। फिर उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, कितनी रूड पर्सन थी। हाँ, लगता है वो अर्नव सही कह रहा था। ये कहते वो भी अपने बेड पर लेट गया था क्योंकि अब उसका भी सर दर्द करने लगा था। वही दूसरी तरफ फाइनली श्रुति एक लुक अर्नव को देती है एंड एट लास्ट वो लाइट ऑफ कर रूम से बाहर निकल आई थी। और इस तरीके से सब अपने अपनी दुनिया में लीन हो गए थे। दिन गुजर गया और अब अगला दिन निकल आया था। लगातार अलार्म ज़ोर ज़ोर से वहीं साइड शेल्फ पर बज रहा था। लिटरली अर्नव उसे बार बार बंद कर रहा था। पर आखिरी में वो फ्रस्ट्रेशन में उस घड़ी को उठाता है। एंड जैसे ही उसने टाइम देखा एक पल के लिए वो शॉक हो गया। अपनी धुंधली आंखों को उसने बड़ा बड़ा किया एंड देन चिल्लाते हुए कहा, डैम, 10 बज रहे हैं। ये कहते वो बेड पर सीधा होकर बैठ गया था। एंड जैसे ही वो सीधा बैठा उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सबसे बड़ी गलती थी उसकी, क्योंकि उसका सर एकदम सिरे से घूम गया था और दर्द उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं थी। बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। इसीलिए अर्नव ने अपने सर को पकड़ लिया। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हाँ, ये तो होना ही था। एंड ये आवाज़ सुनते के साथ ही अर्नव ने पीछे की तरफ देखा तो वहाँ कोई और नहीं, श्रुति खड़ी हुई थी जिसके हाथ में एक ग्लास था और शायद टैबलेट। श्रुति ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, लो ये खा लो, उसके बाद शायद दर्द कम हो। अर्नव ने कहा, ये? श्रुति ने कहा, सर दर्द की दवा है और तुम्हारे हैंगओवर की भी। लिटरली तुमने कल कितनी पी रखी थी? अर्नव ने कहा, आई एम सॉरी। श्रुति ने कहा, बाद में कुछ भी बोलना, पहले ये पियो। ये कहते हुए श्रुति अर्नव की तरफ घूरने लगी। वहीं दूसरी तरफ अर्नव श्रुति की तरफ देखता है एंड एट लास्ट थोड़ा हिचकिचाते हुए सही उसने वो मेडिसिन ले ली थी क्योंकि उसकी ज़रूरत इस वक्त उसे बहुत थी। पर जिस तरीके से श्रुति उससे घूर रही थी अर्नव को जैसे घबराहट होने लगी, उसे एक ऑकवर्डनेस महसूस होने लगी। एंड ऊपर से सर दर्द भी कुछ खास ज़्यादा मदद नहीं कर रहा था। एट लास्ट जैसे ही अर्नव ने अपना ग्लास ख़त्म किया, श्रुति ने ग्लास साइड में रखा एंड अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें अपने ऑफिस जाना था ना? अर्नव ने कहा, हाँ डैम शिट, मैं तो भूल ही गया। श्रुति ने कहा, तुम्हारा नाश्ता बाहर है। ये सब कुछ वो बोल रही थी एंड इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकल पाती कि अर्नव ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, बाय द वे सिस। ये कहते हुए वो अपनी जगह पर रुक गई। अर्नव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, माँ कहाँ है एंड क्या उन्हें ये सब कुछ पता? श्रुति ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये हरकतें करोगे एंड घर में शराब पी कर आओगे और माँ को नहीं पता लगेगा? अर्नव ने कहा, मैं जानबूझकर। श्रुति ने कहा, डोंट नो तुम्हारी कहानी क्या है, जो भी हो मॉम के लिए बचा कर रखना क्योंकि डेफिनेटली वो तुम्हारी क्लास तो लेंगी ही। पर अभी फ़िलहाल मैंने उन्हें चुप कर रखा है और वो जब तक चुप हैं तुम्हारा नाश्ता करके यहाँ से निकल जाओ वरना पूरा दिन तुम्हारा ख़राब हो जाएगा और हैंगओवर ये तुम्हें ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। ये कहते हुए श्रुति अर्नव को एक लुक देता हुआ वहाँ से निकल गई थी एंड अर्नव सिर्फ वहाँ पर कुछ देख लिए ऐसे ही खड़ा रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आया। पर जैसे एक बार फिर से अलार्म बजने लगा अर्नव भागता है क्योंकि लिटरली वो बहुत लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा। एंड जैसे ही वो शावर लेकर फाइनली कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आया, कमरे का माहौल लिटरली उसे बता रहा था कि चीज़ें कितनी भयानक होने वाली हैं। एंड ऊपर से उसकी माँ जो उसे घूर रही थी। इस वक्त मीरा अपनी कॉफ़ी पी रही थी। अर्नव हिचकिचाता हुआ ही वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करने लगी। अर्नव ने भी सिर्फ एक लुक अपनी बहन की तरफ दिया जो उसके नाश्ता परोस कर वही साइड में बैठ गई थी। एंड देन अर्नव उससे खाने लगा। श्रुति ने कहा, माँ क्या आपके लिए भी नाश्ता लेकर आऊँ? तभी एक मीरा ने श्रुति को एक लुक दिया एंड देन उस अखबार को वहीं टेबल पर पटकते हुए कहा, हाँ
अब तुम्हारी मर्जी से तो मैं चलूँगी ही। मतलब कभी तुम कहोगी नाश्ता कर लो तो मैं नाश्ता करूँगी, कभी तुम मुझे अपनी सीख दोगी तो मैं तुम्हारी सीख फॉलो करूँगी, कभी तुम कहोगी चुप हो जाओ तो मैं चुप हो जाऊँगी। अब मैं चुप ही तो बैठी हूँ, और नाश्ता करके मैं क्या ही करूँगी? नाश्ता दो अपने भाई को, कल बहुत महान काम कर आया है ना, ये प्रमोशन लेने की कही थी वो तो उससे लिया नहीं गया, और ऊपर से हाँ महाशय शराब पीकर घर के अंदर आए हैं, इसे तो नाश्ता, मुझे नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हुए मीरा लिटरली दंदनाती हुई वहाँ से बस निकल गई थी। एंड उसकी ऐसी बातें सुनकर एक पल के लिए अर्नव, जो बस अभी सैंडविच खाने ही वाला था, वो उसके हाथ में ही रह जाता है। वो अपनी माँ की तरफ देखने लगता है जो बस वहाँ से दूर जा रही थी। एंड श्रुति एक पल के लिए अपनी माँ की तरफ देखती है एंड एक गहरी सांस लेती है। एंड इससे पहले कि वो अर्नव से कुछ कह पाती, अर्नव बस वहाँ से खड़ा हुआ एंड देन उसने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सिस, मुझे नहीं लगता कि मैं खा पाऊँगा, ये आप खा लेना, ओके? एंड मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, वैसे ही बहुत लेट हो चुका हूँ। श्रुति ने कहा, पर नाश्ता? अर्नव ने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है और वैसे भी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, आप बस अपना ख्याल रखना और अच्छे से खाना। एंड ये कहते हुए अर्नव हल्का सा झुका था एंड उसने श्रुति के हेड पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो वेरी मच, कल के लिए जो भी आई एम एम्बेरेस्ड, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बस अपना ख्याल रखिएगा, ओके? एंड मेरे नीस या फिर नेफ्यू का भी, मैं आपसे मिलता हूँ। ये कहते हुए बिना कुछ बोले ही अर्नव अपना बैग लेकर बस वहाँ से निकल गया था। एंड श्रुति बस अर्नव की तरफ ही देखती रहती है। फिर उसने सिर्फ अपनी आंखों को बंद किया एंड नाश्ते की प्लेट को साइड सरका दिया था। इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आखिरी में चीज़ें ऐसे ही होंगी। ये कहते हुए श्रुति सिर्फ बाहर की तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ अर्नव भी बाहर की तरफ ही देख रहा था। आज उसने अपनी बाइक नहीं ली है बल्कि वो कैब लेकर आया है, क्योंकि उसका सर सच में बहुत दर्द कर रहा है। पर कैब में बैठते के साथ ही उस वजह से कल रात की चीज़ें याद आने लगी। अर्नव याद करने लगा कि कल रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था। एंड पूरे रास्ते वो जैसे बस यही याद कर रहा था, और जैसे जैसे उसे चीज़ें याद आ रही थी उसे हद से ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती जा रही थी। शिट 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 शिट। अर्नव जैसे खुद को ही सर पर 2-3 चपाटे मारने लगा। एंड दूसरी तरफ वो ड्राइवर जैसे अर्नव को देख रहा था, क्या ये पागल हो गया है? अर्नव ने अपनी आंखों को खोला एंड देन बड़बड़ाते हुए कहा, अब क्या होगा? शिट, मैंने क्या कर दिया? सिर्फ वही मिला था उसके सामने, ये सब कुछ मैंने क्या बोल दिया? मुझे ये पीनी ही नहीं चाहिए थी, मेरा दिमाग ही खराब हो गया था, मैं क्यों गया क्लब? क्यों 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 क्यों? ये कहते हुए लगातार बोलने लगा। एंड वहीं दूसरी तरफ उस कैब ड्राइवर ने कहा, सर आप ठीक तो हैं? क्या मैं गाड़ी रोक दूं? अर्नव ने कहा, क्या? बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी रोकनी नहीं है बल्कि और तेज चलानी है, मुझे जल्द ऑफिस पहुंचना है, प्लीज थोड़ा तेज चलाइए भैया। ये कहते हुए वो उस ड्राइवर की तरफ देखने लगा। एंड ड्राइवर सिर्फ एक लुक देता है अर्नव को, जैसे कि इंसान पागल है। अर्नव को भी रियलाइज हो रहा था उसकी आंखों से, पर फिलहाल अभी अर्नव के सर पर एक और भूत सवार है, और वो है ईशान की आंखों का। एंड लिटरली जैसे ही अर्नव अपने कैबिन में आया था, उस ईशान की निगाहें साफ नजर आने लग गई थी। आज सब लोग उसके कैबिन में ही इकट्ठा हुए थे। कल जो ग्रुप बना था वही लोग वेट कर रहे थे उसका। ईशान भी जैसे अर्नव की तरफ ही देख रहा था। अर्नव जैसे अपनी निगाहों को चुराने लगा। वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता ईशान की निगाहों में, क्योंकि उसे कल रात की सब चीज़ें याद आ जाएंगी। वो बस एम्बेरस्ड है, बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड। वहीं दूसरी तरफ ईशान अर्नव को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। एंड लिटरली वो लोग फिर काम में लग जाते हैं। एंड जैसे ईशान महसूस कर रहा था कि अर्नव उसे इग्नोर कर रहा है। एंड उसने ऐसा ही सोचा था। असलियत में इंसान जब भी शराब पी लेते हैं, ऊट पटांग हरकत करते हैं, तो उसके अगले दिन वो ऐसे ही हरकतें करते हैं। ये कुछ नया नहीं है, पर सिर्फ दुनिया के लिए, अर्नव के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत नया था। उसने आज से पहले कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की, और किसी के सामने इतनी बड़बड़ करना, वो भी अपने घर वालों को लेकर। अर्नव बहुत 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 एम्बेरस्ड है। एंड ऊपर से ईशान, वो भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों अर्नव को ऐसा लग रहा है कि ईशान की आंखें। अर्नव ने सिर्फ अपनी आंखों को मोड़ लिया। एंड फाइनली वो लॉन्ग अवेटिंग मीटिंग खत्म हुई थी। एंड जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, एक एक कर सब लोग बस कैबिन से बाहर होते चले गए। और अर्नव की दिल की धड़कनें जैसे कि धक 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 करने लगी, क्योंकि उसे पता था अब बारी है वो होने की जो वो नहीं चाहता था। इसीलिए वो वजह से बच कर जाना चाहता था। तभी अचानक से ईशान ने कहा, तो अब तुम भागोगे? लगा ही था मुझे। ये कहते हुए ईशान कंप्लीटली अर्नव के सामने पड़ी हुई उस चेयर पर फैल कर बैठ गया था। एंड अर्नव ने सिर्फ उसे एक लुक दिया, लेकिन अगले सेकंड वो अपने ड्रॉर में से कुछ निकालता है, शायद डायरी जैसा, एंड उसे लेकर वो आगे बढ़ने लगता है। ईशान ने कहा, हे कहाँ जा रहे हो? अर्नव ने कहा, इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए अर्नव आगे बढ़ने लगा। वही दूसरा ईशान ने सिर्फ घूर कर अर्नव की तरफ देखा, जैसे कि वो खुद से कह रहा हो, सीरियसली सीरियसली डूड? एंड फिर क्या था, अर्नव एक बार फिर से आगे आ गया और ईशान उसके पीछे पीछे। ईशान ने कहा, ये बात तुमने कल तो नहीं कही? अर्नव ने कहा, कल जो भी कुछ हुआ तुम भूल जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ईशान ने कहा, ऐसे कैसे भूल जाऊं? कल की रात तो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट नाइट में से एक थी। इस बात पर अर्नव जैसे से घूर कर देखा। ईशान ने कहा, हो सीरियसली डूड, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा था। बहुत लंबे वक्त के बाद मैं क्लब गया था। एंड ये कहते वो बस बड़बड़ कर चले जा रहा था। एंड अर्नव पूरी कोशिश कर रहा था कि वो फ्रस्ट्रेट ना हो, वो ईशान पर ना चिल्लाए, क्योंकि गलती ईशान की थोड़ी है, गलती तो अर्नव की है कि पता नहीं कौन से बुरे वक्त में उसने इस इंसान को हाँ कह दी, वो भी क्लब जाने के लिए। एंड उसके बाद वो सब कुछ हो गया। ईशान ने कहा, अरे बताओ तो सही, तुम कहाँ जा रहे हो?
अर्नव ने कहा मेरा सर दर्द कर रहा है और तुम बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हो और सारा सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं एक कॉफी पीने जा रहा हूँ। ईशान ने कहा ग्रेट आइडिया, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अर्नव ने कहा बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर ईशान ने ड्रामेटिकली कहा क्यों बिल्कुल भी नहीं, क्यों? हाँ, शायद तुम भूल गए हो वो एक पब्लिक कैफेटेरिया है एंड वहाँ कोई भी जा सकता है, आई मीन ऑफिस का कोई भी। ठीक है, तो ईशान सिर्फ उसे विंक करता है एंड अर्नव सिर्फ अपनी आइस रोल कर लेता है। एंड आलम ये था कि अर्नव सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था एंड उसके सामने ईशान अपनी कॉफी को लेकर बैठ गया था। अर्नव ने मुंह बनाते हुए कहा तुमने तो कहा था ना कि तुम पब्लिक कैफेटेरिया में आए हो, तुम मेरी जगह पर मत बैठो। ईशान ने कहा डूड, पब्लिक कैफेटेरिया है तो ये सीट भी तो पब्लिक ही हुई ना, और वैसे भी आज पता नहीं तुम क्यों इतने बुरे मूड में हो, मुझे तो लगा था कल के बाद। अर्नव ने कहा मैंने कितनी बार कहा है कल के बारे में बात करना बंद करो। ये थोड़ा सा घूर रहा था। ईशान ने कहा पर क्यों? अर्नव ने कहा हाँ मैं क्या करूँ तुम्हारा। ईशान ने कहा एग्जैक्टली, मेरी माँ भी यही कहती है कि वो क्या करे मेरा, पर उसके बाद वो खुश हो जाती हैं, ऐसे ही तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। चलो अब बताओ क्या हुआ। अर्नव ने कहा व्हाट? ईशान ने कहा आई मीन घर जाकर क्या हुआ? अर्नव ने कहा और तुम्हें इस बात से क्या मतलब होना चाहिए? इस बात पर ईशान ने अपनी कॉफी पीते हुए कहा एग्जैक्टली कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता दो क्या हुआ, क्योंकि मैं कहता हूँ ना हमेशा बताने से गम हल्का होता है और दोस्तों को सब कुछ बताना ही चाहिए। इस बात पर अर्नव ने घूर कर ईशान की तरफ देखते हुए कहा दोस्त? ईशान ने कहा हाँ एग्जैक्टली दोस्त, अब ये मत कहना कि हम दोस्त नहीं हैं। सुनो, जो दो शख्स एक दूसरे के साथ पी लेते हैं ना वो हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं, और तुमने मेरे साथ ड्रिंक शेयर किया है तो ऑफकोर्स हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आई मीन बेस्ट बडीज हैं। ये तो ईशान जैसे अपनी वही वेल नोन चार्मिंग स्माइल देता है, पर वो अर्नव को बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं लग रही थी। उसे तो ईशान सिर्फ एक च्युइंगम लग रहा था जो उससे चिपक गया था। सच में चिपक ही तो गया था इंसान। अर्नव अगर इधर जा रहा है तो इधर उसे ईशान मिल रहा है, उधर जा रहा है तो उधर उसे ईशान मिल रहा है, कभी मुस्कुराते हुए, कभी हाय हेलो करते हुए, कभी बस ऐसे ही उसका नाम लेते हुए, एंड कभी कभी तो बीच में जानबूझकर मीटिंग के अंदर ये बोलते हुए कि अर्नव तुम्हें याद है। एंड डैम, जब भी ये इंसान ये बोलता था कि तुम्हें याद है, अर्नव को सिर्फ वही एम्बैरसिंग मोमेंट याद आते थे जो उसने क्लब में किए। एंड उस दिन से बाद से तो बस अर्नव को दो ही चीज़ों से बहुत डर लगने लग गया था, एक तो इस ईशान से और एक उसके अर्नव तुम्हें याद है। अब लगभग एक हफ्ता गुजर गया था और अर्नव के लिए तो ये पूरे एक साल के बराबर था, क्योंकि ये इंसान अभी भी पड़ कर चले जा रहा है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं ईशान को भी महसूस हो गई थी कि अर्नव उसे घूर रहा है। इसीलिए ईशान ने भी जैसे एक मॉकिंग स्माइल करते हुए कहा क्या हुआ डूड, मुझसे बात करने का मन कर रहा है? हम कॉफेटेरिया में चले। एंड जैसे ही ईशान ने कहा एक अर्नव ने सिर्फ अपनी निगाहों को मोड़ लिया था। एंड चिराग उन दोनों के बीच की ये कॉन्वर्सेशन को सुन रहा था। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा क्या हुआ तुम दोनों को? एंड डोंट वरी, हाँ ये बस ऐसा ही है। ये कहते हुए वो अर्नव से कह रहा था शायद ईशान के बारे में। अर्नव ने कहा इट डजंट मैटर, खैर हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए एंड मैंने सोचा है कि हमें मार्केट सर्वे करने जाना चाहिए। एंड अर्नव के इस बात पर चिराग ने कहा डैम ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मार्केट सर्वे करेंगे एंड लिटरली हम लोगों से जानेंगे तो हमें और ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे एंड इससे हमारा आगे का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। डेफिनेटली बॉस को भी आइडिया बहुत पसंद आएगा, ये तुम्हें करना चाहिए अर्नव। ये कहते हुए चिराग अर्नव की तरफ देख रहा था। तभी एक ईशान ने जैसे फुदकते हुए कहा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड ईशान की बात सुनकर सबकी निगाहें जैसे उसी के ऊपर घूम गई थी। चिराग ने कहा तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? तुम तो हमारे डिपार्टमेंट से पहले कि चिराग है कुछ भी क्या पाता। ईशान ने कहा ऑफ कोर्स मैं क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट में हूँ और क्रिएटिविटी पब्लिक के बीच जाकर ही तो मिलती है। आपको नहीं पता पर आर्टिस्टिक माइंड ऐसे ही काम करते हैं। अगर मैं लोगों से मिलूंगा जुलूंगा नहीं तो मुझे वही बोरिंग आइडियाज आएंगे ना, एंड आप सब लोग बहुत बोरिंग हो और मुझे कुछ फन चाहिए, और फन तो सिर्फ एक ही जगह मिलता है, यू नो ना। ये कहते हुए उसने अर्नव की तरफ देखकर विंक किया। एंड लिटरली अर्नव को बहुत गुस्सा आ गया था। उसकी मुट्ठियां बिछ गई पर वो कुछ कहता नहीं है, वो सिर्फ चुप रहता है एंड सिर्फ ईशान को ही घूरता रहता है। पूरे रास्ते वो उसे घूर रहा था। ईशान ने कहा बस भी करो मुझे इतना घूरना, इतना ध्यान तुम अगर रोड पर दोगे ना तो शायद हमारा एक्सीडेंट ना हो, और वैसे भी रोड पर मरना नहीं चाहता। ये कहते हुए वो कार में आराम से फैल कर बैठ जाता है। अर्नव ने कहा तुमसे किसने कहा था मेरे साथ चलने के लिए? ईशान ने कहा मुझसे कोई कुछ कहता नहीं है, मैं सबका अपनी मर्जी से करता हूँ, आई मीन आई एम अ फ्री मैन, और इंडिया में सब फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। इस बात अर्नव जैसे कूद कर ईशान की तरफ देखता है। लिटरली उसने अपनी आंखों को अब जाकर सामने की तरफ करते हुए कहा सब नहीं है। ईशान ने कहा क्या? अर्नव ने कहा कुछ भी नहीं, तुम सीधे बैठो, ये मेरी कार है और अपने पैरों को वहां रखना बंद करो। ये कहते हुए वो चिल्लाता है। ईशान ने कहा कम ऑन मैन, इतना तो मेरे डैड भी ऊपर नहीं चिल्लाए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं स्कूल में पहुंच गया हूँ जहाँ टीचर सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। ये कहते हुए वो सिर्फ टीस या टॉन्ट कर रहा था। अर्नव नहीं जानता, पर अर्नव ने भी अगले ही सेकंड एक सरकास्टिक मुस्कुराहट देते हुए कहा शायद तुम्हारे डैड तुम पर इतना चिल्लाते तो आज तुम ऐसे ना होते। इस बात पर ईशान ने ऐसे घूर कर अर्नव से देखते हुए कहा ऐसे ऐसे से तुम्हारा मतलब क्या है? ये कहते हुए वो लिटरली थोड़ा सा करीब आ गया था अर्नव के। अर्नव ने जैसे सामने की तरफ ध्यान देते हुए कहा मेरे कहने का मतलब है इतने जंगली, ऐसे जैसे कोई फर्क ना पड़ता हो, ऐसे जैसे ये समझ ना आता हो कि सामने वाला इंसान तो मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो बस गोंद की तरह तुमसे चिपक जाता है, ऐसे इंसान। एंड ऐसे इंसानों को मेरी डिक्शनरी के अंदर एम्बैरसिंग पीपल कहते हैं।
और हाँ, शेमलेस पीपल भी। ये कहते हुए हर्नल सिर्फ सामने की तरफ देख रहा था। ईशान ने ड्रामेटिकली कहा, ओके ओके ठीक है, एम्बैरेसिंग हो, शेमलेस हो या और भी तुम कुछ कहना हो तो कह सकते हो, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यही मेरी ज़िंदगी जीने का उसूल है, मुझे लोगों से कम ही फ़र्क पड़ता है, मैं बस अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए ये सीन नहीं है। हर्नल ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? ईशान ने कहा, क्योंकि तुम्हें तो हर बात से फ़र्क पड़ता है। अगर मैं सांस भी लूँगा ना, उससे भी तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं चलूँगा तो भी तुम्हें उससे फ़र्क पड़ेगा। दुनिया चलेगी तो भी तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। और दुनिया अगर गिरेगी, चलेगी, उठेगी, हंसेगी, रोएगी, सब चीज़ से तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग है। इस बात पर अर्नव ने अपनी कार को रोक दिया। देन वो ईशान की तरफ देखने लगा। ईशान ने कहा, व्हाट? अर्नव ने कहा, मेरी लाइफ बोरिंग है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशान ने कहा, शायद तुम्हारी लाइफ में रंग भरने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये कहते हुए थोड़ा सा आगे आ गया था। अर्नव की आंखों में देखने लगा। अर्नव सिर्फ ईशान की तरफ देखने लगा। ये इंसान, इसके बिखरे हुए से बाल, चेहरे पर हमेशा परमानेंटली ये रहने वाली मुस्कुराहट और उसकी ये आंखें जिसके अंदर जिंदगी है। एंड ये वो सारी चीज़ें हैं जो अर्नव के पास नहीं है। इसलिए अर्नव ने अपनी निगाहों को मोड़ लिया। ईशान ने कहा, क्या अब तुम कुछ नहीं कहोगे? अर्नव ने कहा, तुम्हारे साथ बोलने से बेहतर है कि मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूँ। एंड यही हुआ। अर्नव जैसे अपने पूरे काम पर ध्यान दे रहा था, पर ईशान, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि काम छोड़कर वो बाकी सब करने यहाँ आया है। जैसे रास्ते में कोई भी कैंडी शॉप दिखे तो वहाँ से कैंडी लेकर खाना, किसी भी रैंडम क्लाइंट के साथ फ्लर्ट करना, सेंसलेस फ्लर्ट, एंड उसके बाद कभी भी बस शेमलेसली हंस जाना। फाइनली वो एक डील खत्म कर बाहर निकले थे। एंड अर्नव ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, क्या तुम 2 घड़ी चुप नहीं रह सकते? हाँ? ईशान ने कहा, अरे मैं चुप रहने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो उनसे बात कर रहा था, चीज़ें जानने के लिए। अर्नव ने कहा, और वहाँ सीरियस टॉपिक चल रहा था। और तुम क्या बोल रहे थे? तुम केरला टूर, कश्मीर टूर, तुम रियली में उसके साथ टूर पर जाना चाहते थे? इस बात पर ईशान ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं उनके साथ टूर पर क्यों जाऊँगा, बस मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। ये कहते हुए फाइनली दोनों एक फूड कोर्ट में आकर बैठ गए थे। एंड दोनों ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। ईशान ने कहा, हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं सिर्फ उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था। वो बंदा कह रहा था ना वो कश्मीर कितनी बार घूम कर आया है, तो मैं बस जानना चाहता था, क्योंकि मैं मॉम एंड डैड को कश्मीर भेजना चाहता हूँ। नेक्स्ट मंथ उनकी एनिवर्सरी आने वाली है। एंड तुमसे मिलने के बाद, तुमसे उस दिन बात करने के बाद मुझे रियली में फील हुआ कि हाउ फूल आई एम। कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियों को इतना चेरिश करता है। एंड मुझे बस ये लगा कि मैं कभी अपनी मॉम एंड डैड के लिए इतना कुछ नहीं करता, तो थैंक्स टू यू कि मैं उन्हें ये सब कुछ दे पा रहा हूँ। एंड जैसे ही ईशान ने कहा, एक पल के लिए अर्नव जैसे चुप हो जाता है। एंड वो ईशान की तरफ देखने लगता है। ईशान ने कहा, क्या? अर्नव ने कहा, क्या कहा तुमने? ईशान ने कहा, अरे डूड, ज़्यादा कुछ नहीं कहा मैंने, बस ये कहा कि आई नो यू थिंक आई एम फूल। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें सोचना क्या है, तुम हो? ईशान ने कहा, हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ओके ठीक है, आई एम फूल, बट उससे भी ज़्यादा अगर मैं कुछ हूँ ना, तो वो है एक एमलेस गाय, एक ऐसा इंसान जिसके पास ज़िंदगी में सब कुछ है, पर उसे ये नहीं पता कि उसे ज़िंदगी में करना क्या है। जो ज़िंदगी जी तो रहा है 100% खुश होकर, मुस्कुरा कर, पर उसे ये नहीं पता कि वो ज़िंदगी से चाहता क्या है। मैं बस एक मुसाफिर की तरह हूँ सफ़र में, जो चलता जा रहा है पर नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। इसीलिए मैं हर रोज़ सीखना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ लोगों से मिलकर बस पूछना चाहता हूँ, जो भी मिलता है मैं उसके अंदर देखना चाहता हूँ। शायद कहीं किसी के अंदर मुझे मैं दिख जाऊँ, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिससे मिलने के बाद मुझे बस ये लगे कि हाँ, ये चाहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। इसीलिए मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे हंसता हूँ, खेलता हूँ, बातें करता हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद है। क्योंकि बातों में बातें मिलती हैं और बातें में शायद ज़िंदगी मिल जाए। तो मैं बस यही करना चाहता हूँ। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पागलपन लग सकती है, जैसे कि तुम हो, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैं हरकतें ही ऐसे करता हूँ। पर बस ये मेरे जीने का तरीका है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। शायद यही वजह है। ये कहते हुए ईशान बस अपने कॉफ़ी पिए जा रहा था और बोले जा रहा था, पर अर्नव एक पल के लिए स्टॉप हो गया था। वो सिर्फ बस ईशान की तरफ देखने लगा। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट रंग है, ईशान का एक और नया रंग। एंड ऐसे ही बहुत सारे रंग थे जो अर्नव धीमे धीमे ईशान के अंदर महसूस कर रहा था। जैसे कि अगर ये ईशान जितना भी बेवकूफ़, पागल, स्टूपिड हो, लेकिन ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन। उसकी क्रिएटिविटी उसकी आर्ट में है, उसकी हुनर में है, एंड जिसकी मुकाबला शायद इस ऑफिस में सच में कोई ना कर पाए। इसीलिए लोग उसे इतना पसंद करते हैं। एंड उसके अंदर वो सब कुछ है जो एक परफेक्ट एम्प्लॉय के अंदर होना चाहिए। एंड पता नहीं क्यों अर्नव को बस ऐसा लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट में उससे ज़्यादा कोई केपेबल पर्सन है, तो
वो यही शख्स है। एंड ये चीज़ तो उसे कहीं ना कहीं पहले दिन से रियलाइज़ हो गई थी, जब से ईशान ने अपनी वो प्रेजेंटेशन परफॉर्म की थी। बट अब उसे और ज़्यादा यकीन होता जा रहा है। एंड वही दूसरी तरफ उसे और ज़्यादा प्रेशराइज महसूस होता जा रहा है, क्योंकि उसकी मॉम आए दिन उसे याद दिलाती रहती है कि उसे क्या करना है। पर क्या उसे सच में करना है? ये सवाल तो बहुत पीछे छूट चुका है। अब ये सवाल आ गया है कि वो कैसे करेगा, क्योंकि वो इस इंसान से मुकाबला नहीं कर सकता। अर्नब को ये फील होने लगा। एंड अर्नब को सिक होता हुआ देखकर ईशान ने कहा, व्हाट, आप कहाँ खो गए? एंड अब मैंने क्या गड़बड़ कर दी? आई थिंक अब तो सब कुछ ठीक है ना? ये कहते हुए ईशान अर्नब की तरफ देखने लगा। अर्नब ने अपना गला साफ करते हुए कहा, सब कुछ ठीक है। ईशान ने कहा, तो फिर ऐसे खोए हुए क्यों हूँ? वैसे ये देखना, ये मैंने बनाया है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? ये कहते हुए वो अपना वो ड्राफ्ट अर्नब को दिखाने लगा। अर्नब ने कहा, आई डोंट थिंक सो, ये ठीक ही लग रहा है, 1 मिनट में देखता हूँ। ये कहते हुए अर्नब उस ड्राफ्ट की तरफ देखने लगा। एंड नो डाउट एक बार फिर ईशान ने उसे चौंकाया था। इतने कम वक्त में लिटरली 1 घंटा ही हुआ होगा। एंड इसमें वो इंसान कितनी बार उठ भी गया एंड कितनी बार बकवास भी कर लिया। एंड उसके बावजूद भी इट्स परफेक्ट, इट्स ब्यूटिफुली परफेक्ट। उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, इट्स अमेजिंग, आई थिंक ये ठीक है। ईशान ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि अभी कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरे माइंड में कुछ डाउट या पॉइंट्स हैं, वो मैं ऐड करता हूँ, देन मैं फिर तुमसे पूछूंगा। बाय द वे मैं कुछ सोच रहा हूँ। अर्नब ने कहा, और वो क्या? ये कहते हुए अर्नब भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ईशान ने कहा, टायर्ड हो गया हूँ, आई मीन 2 हफ्ते से हम लोग काम कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट ड्रिंक्स? एंड जैसे ही ईशान ने कहा कि अर्नब की उंगलियां रुक गई, वो सिर्फ घूर कर ईशान की तरफ देखने लगा। ईशान ने कहा, क्या? अरे ठीक है, इस बार हम ज़्यादा नहीं पियेंगे और कोई भी ज़्यादा बकवास नहीं करेगा। आई स्वेयर, मैं सिर्फ बियर पीने की बात कर रहा हूँ। नो क्लब, नो ड्रिंक एंड नो वोडका। ये कहते हुए ईशान ने विंक किया एंड अर्नब सिर्फ अपनी आइज रोल कर लेता है। खैर, अब आलम ये था कि दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। एंड जैसा कि ईशान ने प्रॉमिस किया था, ये कोई हैक्टिक या बहुत ज़्यादा नॉइजी जगह नहीं थी। एक सिंपल, काम एंड ब्यूटीफुल सी लेक थी, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी ही जैसे कि अर्नब को पसंद थी। एक अजीब सी कामनेस थी यहाँ, एक अजीब सा सुकून था। एंड अर्नब की निगाहें सिर्फ उस दूर तलक फैले हुए पानी के ऊपर थी जो ठहरा हुआ था। और ईशान बीच बीच में अर्नब की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो इंतज़ार कर रहा हो कि कब अर्नब का ध्यान टूटे और वो कुछ कॉन्वर्सेशन करे। पर डैम, अर्नब तो शायद चुप रहने वालों में से ही है, पर ईशान नहीं है। इसीलिए उसने अर्नब की तरफ देखते हुए कहा, बस करो भाई, कितना और देखोगे उसे? हाँ, इतना तुम देखोगे तो उसके अंदर डूब ही जाओगे। अर्नब ने कहा, काश डूब जाता। ईशान ने कहा, क्या कहा तुमने? अर्नब ने कहा, कुछ भी नहीं। बताओ, तुम कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। ईशान ने कहा, हाँ कहना तो चाहता हूँ, तुम्हें कैसे पता? अर्नब ने कहा, बोलो भी। ईशान ने कहा, तो मैं ये कहना चाहता था कि तुमने क्या सोचा है हेड बनने के बारे में? एंड जैसे ही ईशान ने सवाल पूछा है कि अर्नब उसकी तरफ देखने लगा। ईशान ने कहा, क्या? अर्नब ने कहा, और तुम ये क्यों पूछना चाहते हो? ईशान ने कहा, बस ऐसे ही, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हो एंड उस चेयर के लिए तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। इस बात पर अर्नब ईशान की तरफ देखने लगता है एंड उसके हाथों की पकड़ थोड़ी टाइट हो जाती है। अर्नब ने कहा, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? क्योंकि जहाँ तक मैं भी देख पा रहा हूँ, तुम भी काफ़ी आगे हो एंड क्वाइट केपेबल भी हो उस चेयर के। ईशान ने कहा, केपेबल होने से क्या होता है, क्योंकि केपेबल तो तुम भी हो एंड बहुत सारे लोगों के फेवरेट्स भी हो, तो क्या तुम ये चेयर चाहते हो? अर्नब ने कहा, नहीं। ईशान ने कहा, क्या? अर्नब ने कहा, हाँ भाई, मैं ये चेयर नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे ये चेयर चाहिए ही होगी। ईशान ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। इस बात पर अर्नब जैसे चुप हो जाता है। ईशान ने कहा, बोलो भी। ये कहते हुए वो अर्नब की तरफ देखने लगा। अर्नब ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये नहीं चाहता, पर असल में बस ये होता है कि मेरी चाहत मायने नहीं रखती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस करनी पड़ती हैं, और मेरी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों के बीच में आती है। मेरी मॉम चाहती हैं कि मैं ये चेयर लूँ। ईशान ने कहा, तुमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है, पर मॉम क्यों? इस बात का जवाब अर्नब ने उस दिन तो नहीं दिया था, पर जब 1 महीना गुजर गया और उन दोनों की दोस्ती इतनी करीब आ गई कि अब अर्नब को लगा शायद वो कंफर्टेबल है। उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है तुमने एक बार सवाल पूछा था कि मॉम क्यों? ईशान ने कहा, एग्जैक्टली, हाँ मुझे याद है, यहीं इसी जगह पर 1 महीना पहले। पर डैम, तुमने ऐसा मुंह बनाया था जैसे कि मैंने पता नहीं तुमसे क्या कह दिया हो, और उसके बाद तुम कुछ बोले नहीं। तुम सच में मुझे बहुत परेशान करते हो, लिटरली, इतना मेरा कोई दोस्त मुझे परेशान। तभी एक अर्नब ने कहा, तो सवाल का जवाब है कि बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मॉम ही है जो हर चीज़ नहीं, हर फैसला करती आई हैं। मेरी पसंद से लेकर मेरे फेवरेट रंग तक, मेरे कमरे के डिज़ाइन से लेकर मेरे बेड की बेडशीट तक,
मेरी शर्ट के कलर से लेकर मेरे पैंट के स्टाइल तक, और मेरी सब्जेक्ट से लेकर मेरे फ्यूचर के गोल्स तक, हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, हर चीज़ में उनका डिसीजन होता है, हर चीज़ में एक परफेक्शन होता है जो उनके हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए। और इनके बीच में आता हूँ मैं, भागता दौड़ता, और ज़ोर से भागता दौड़ता, सपनों को पूरा करता हुआ। तो ये है मेरी लाइफ का गोल, इस चेयर को पाने का। ईशान ने कहा, सॉरी टू से डूड बट इट्स नॉट योर गोल। तुम क्या चाहते हो? मैंने उस दिन भी ये सवाल पूछा था और आज भी मैं यही पूछ रहा हूँ, तुम क्या चाहते हो इस चेयर से? इस बात पर अर्नव जैसे चुप हो जाता है एंड एक पल के लिए वो ईशान की तरफ देखने लगता है। लंबा वक्त गुजर गया है, 1-1.5 महीना हो गया है इस इंसान से उससे मिले हुए, एंड सच में इस महीने में अर्नव ने बहुत कुछ सीखा है इस इंसान से। जैसे कि इससे नफ़रत करते करते वो इसके साथ सुकून महसूस करने लगा, इससे भागते भागते वो कब इसका दोस्त बनने लगा, इससे सब कुछ छुपाते छुपाते वो कब इससे कहने लगा, और कब ईशान ने कहा, क्या कहाँ खो गए, बोलो, क्या इतना मुश्किल है? अर्नव ने कहा, हाँ बहुत मुश्किल है। ईशान ने कहा, बोलो भी, इतना भी मुश्किल नहीं होता, कभी कभी अपने दिल को आवाज़ देनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट होता है, वरना दिल खो जाएगा। अर्नव ने कहा, वो तो बहुत पहले ही खो चुका है, बहुत पहले। ईशान ने कहा, नहीं, खोया नहीं है, वो बस नाराज़ है तुमसे क्योंकि तुमने उसे सुनना बंद कर दिया। एक बार फिर से आवाज़ देना शुरू करोगे और कहना शुरू करोगे ना, तो वो मान जाएगा। दिल ऐसा ही होता है, क्योंकि आखिरी में वो तुम्हारा ही तो है। तो कमान बताओ, क्या चाहते हो तुम? इस बात पर अर्नव जैसे बस चुप हो जाता है एंड मुस्कुराता है। ईशान ने कहा, बोलो भी, कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाने का तो प्लान नहीं है ना? या फिर शादी कर कर बस जाने का? एंड जैसे ईशान ने जोक मारा है, अर्नव ने उसे एक लुक दिया एंड देन फिर मुंह बनाते हुए कहा, शादी करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, और गर्लफ्रेंड भूल जाओ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ईशान ने कहा, क्या सच में? इतने डैशिंग एंड हॉट मैन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? रियली? ऐसा मत कहो डूड, हमारे ऑफिस की सारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा, या फिर हाँ वो खुश हो जाएंगी कि चलो रास्ता खाली है। इस बात पर अर्नव जैसे बस हंस जाता है एंड देन उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आधे से ज़्यादा ऑफिस तुम्हारे पीछे पागल है, और शायद तुम्हारे लिए तो मुश्किल ही होगा क्योंकि तुम्हारी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होगी ना? ईशान ने कहा, क्या? ठीक है, तो वो पीते पीते रुक गया था एंड वो अर्नव की तरफ देखने लगा। अर्नव ने कहा, क्या? अब ये मत कहना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ झटका लगा था, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा ये सुन के कि तुम्हारे जैसे इंसान की गर्लफ्रेंड नहीं है। ईशान ने कहा, मेरे जैसे इंसान का क्या मतलब है? अर्नव ने अपनी बियर का सिप लेते हुए कहा, तुम्हारे जैसा इंसान मतलब तुम्हारे जैसा इंसान? दिल फेक। एंड इस बात पर जैसे ईशान थोड़ा ऑफेंडेड फील करता है, उसने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माना मैं थोड़ा दिल फेक हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दिल की परवाह नहीं करता। बहुत संभाल कर महफूज कर रखा है सीने में, किसी ऐसे इंसान को देने के लिए जिसे बस मेरा दिल कहे कि हाँ इसी का होना है। एक ऐसा इंसान जो, अर्नव ने कहा, डोंट टेल मी कि तुम वन पर्सन मैन हो, क्योंकि इस बात पर मुझे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे तो बहुत सारे अफेयर्स रहे होंगे। ईशान ने कहा, तुम मेरे बारे में समझते क्या हो, सोचते क्या हो? यू ये कहते हुए ईशान जैसे जोर से अर्नव के पीछे भागता है उसे मारने के लिए। अर्नव से जोर से हंसकर आगे भाग रहा था। लिटरली खुद ईशान को अर्नव की हंसी बहुत खूबसूरत लग रही थी एंड इसीलिए वो भी बस उसके पीछे भाग रहा था एंड खुद अर्नव भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो हंस रहा है। एंड आखिरी में दोनों बस रेत पर गिर जाते हैं जोर जोर से हंसते हुए। ईशान ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। अर्नव ने कहा, जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, फिर वो सच था। ईशान ने कहा, सच तो तुमने बताया ही नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ सवाल पूछा था कि तुम क्या चाहते हो, उसे छोड़कर तुमने दुनिया की सारी। तभी अर्नव ने कहा, मैं चाहता हूँ बस आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ मैं हंस सकूँ, मुस्कुरा सकूँ एंड लिटरली खो सकूँ ऐसे जैसे कि मुझे कोई ढूंढ ना पाए, कोई भी नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ। ये कहते हुए अर्नव मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। हाँ, अर्नव हंसने लगा था, वो हंसने लगा था। इन कुछ महीनों में लिटरली वो जैसे सांस लेने लगा था। ये इंसान, उसकी सांस, उसकी खुशबू, उसकी मुस्कुराहट बन गया था। लिटरली ये चीज़ कहीं ना कहीं श्रुति भी ऑब्जर्व कर रही थी। उसने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, आजकल तुम खुश रहने लगे हो। अर्नव जो अपने फ़ोन पर लगा हुआ था ईशान से चैटिंग करने में, वो एकदम से रुक जाता है। उसने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, क्या? ये कहते उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया था, लेकिन वो अभी भी नोटिफिकेशन दे रहा था एंड इस चीज़ को श्रुति ने ऑब्जर्व किया। उसने अपनी कॉफ़ी को पीते हुए कहा, डोंट टेल मी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, माँ का तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अर्नव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक कोलीग है।
श्रुति ने कहा सच में? ये कहते हुए जैसे कि वो अर्नव की तरफ देखने लगी। अर्नव को पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा सिर्फ कुली दोस्त है मेरा, ऑफिस में हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर। श्रुति ने कहा अच्छा है, तुम्हारा कोई दोस्त बना तो सही ऑफिस में, बाय द वे एंजॉय। ये कहते हुए श्रुति सिर्फ वहाँ से उठकर चली जाती है। अर्नव सिर्फ एक पल के लिए अपनी बहन को देखता रहता है। बचपन में वो लोग कितना कुछ शेयर करते थे ना, एक दूसरे से बात करते थे लंबी लंबी, एंड लिटरली अर्नव एक खुली किताब रहा करता था श्रुति के लिए। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा उसकी बहन जैसे कहीं खो गई, उसकी बहन जैसे उसकी कभी नहीं रही, उसकी बहन जैसे उसके लिए अनजान हो गई, और अब उनकी बातें बस यहीं तक आकर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, ओके, बस यही, शायद बस यही। उसे श्रुति को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अर्नव एक गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने हॉस्पिटल चूज़ कर लिया है, तुम्हें पेमेंट कर देनी चाहिए, हो सकता है एंड मोमेंट पर वहाँ बेड ना मिले। एंड ये आवाज़ सुनते के साथ ही अर्नव रुक गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं, उसकी माँ खड़ी हुई थी। अर्नव ने कहा क्या? मीरा ने आगे आते हुए कहा वही जो तुमने सुना। ये कहते हुए वो अर्नव की वो शर्ट की कॉलर ठीक करने लगी। फिर उसकी बातें कहीं ना कहीं अर्नव के मूड को थोड़ा सा स्पॉइल कर गई थी और अर्नव सिर्फ अपनी माँ की तरफ देखने लगा। मीरा ने कहा मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, बात की तुमने? अर्नव ने अपने आप को अपनी माँ से अलग करते हुए कहा माँ, आपका सवाल था हॉस्पिटल को लेकर और मैंने वही सवाल पूछा है, ये बात मेरे ऑफिस तक कैसे पहुंच गई? और प्रोजेक्ट को लेकर? उसकी माँ ने कहा हर चीज़ वहीं से तो जुड़ी हुई है, और मैं ये कह रही थी कि मैंने हॉस्पिटल चूज़ कर लिया है तुम्हारी बहन की डिलीवरी कराने के लिए, क्योंकि मैं उसके ससुराल वालों को बोलने का एक और मौका नहीं देना चाहती। वैसे भी उसके इन लॉ समझते हैं कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करते। तो खैर मैंने हॉस्पिटल चूज़ कर लिया है। सिटी हॉस्पिटल का VIP रूम है, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट मुझे लगता है कि ये परफेक्ट रहेगा श्रुति की डिलीवरी के लिए। एंड वैसे भी हमारे दामाद जी भी तो आने वाले हैं, उनकी ट्रिप खत्म होने वाली है एंड वो बहुत जल्दी यहाँ आ जाएंगे। अर्नव ने कहा आपने VIP रूम बुक किया है? सीरियसली माँ? मीरा ने कहा क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अर्नव ने कहा नहीं प्रॉब्लम, पर VIP रूम की क्या ज़रूरत है, रूम नॉर्मल। इस बात पर मीरा ने थोड़ी सी तल्ख आवाज़ में कहा तुम्हें ज़रूरत कब होती है किसी चीज़ की, इसलिए तुम्हें तो हर चीज़ नॉर्मली पसंद आ जाती है ना। पर चीज़ें कभी कभी एक्सपेंसिव भी खरीदनी होती हैं, VIP भी चाहिए होती है ताकि वो फैसिलिटीज़ मिल पाएँ। और तुम्हारी जितनी सैलरी में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम प्रमोशन लो। आप समझ आया कि ये बात कहाँ से कैसे तुम्हारे ऑफिस से जुड़ गई? पर तुम शायद समझना ही नहीं चाहते, अर्नव ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा समझना मैं नहीं माँ, समझना आप नहीं चाहती हो, आप सच में समझना नहीं चाहती हो। मैंने आपको एक मैसेज भेजा था ना जिसके अंदर मैंने सारी कैलकुलेशन लगा ली थी, हॉस्पिटल्स को मिलाकर भी, बिल्स को मिलाकर भी, बेड को मिलाकर, रूम को मिलाकर सारी कैलकुलेशन लगाई थी। एंड लिटरली मेरी सेविंग्स इनफ थी इस सब चीज़ों के लिए। लेकिन अब आप कह रही हैं कि VIP रूम चाहिए? माँ ये कहते हुए अर्नव जैसे एक अजीब से लुक के साथ अपनी माँ की तरफ देखने लगा, जो साफ ये कह रहा था कि उसकी माँ सच में हद करती हैं कभी कभी। पर मीरा, उसको इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मीरा ने कहा जो कैलकुलेशन तुमने लगाई है वो बेकार है, बकवास है, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता, और जो सेविंग तुम्हारी है वो बहुत कम है, वो पूरी नहीं हो पाएगी अर्नव, इसीलिए तुम्हारी सैलरी की इंक्रीमेंट की ज़रूरत है। अर्नव ने कहा पर मुझे नहीं है, मुझे नहीं लगता माँ कि मुझे इंक्रीमेंट की ज़रूरत है, जितनी सैलरी मिल रही है उतनी काफ़ी है मेरे लिए, घर के लिए भी काफ़ी है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है कि हमें, मतलब मुझे अपना ज़िंदगी का जो बचा खुचा समय है उससे भी बस बर्बाद करना पड़े। मीरा ने कहा इसे बर्बाद करना नहीं कहते हैं, इसे सेव करना कहते हैं ताकि फ्यूचर में काम आ सके। अर्नव ने कहा कैसा फ्यूचर माँ, कैसा फ्यूचर? ऐसा फ्यूचर जिसमें मैं खुद ही नहीं रहूँगा, ऐसा फ्यूचर जिसमें वो नहीं होगा जो मुझे चाहिए, ऐसा फ्यूचर जहाँ सुकून ही नहीं होगा तो कैसा फ्यूचर होगा वो माँ? ये कहते हुए वो सिर्फ झल्ला गया था। अर्नव सिर्फ मीरा ने कहा एंड वो फ्यूचर भी कोई फ्यूचर नहीं होगा जहाँ पर पैसा नहीं होगा। अर्नव पैसा बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के लिए, तुम्हारे डैड की तरह नहीं जो सिर्फ अपना सारा पैसा सोशल लाइफ में उड़ाते रहे, और ऐसे लोग कहीं नहीं जाते हैं, समझ आया तो मैं कहीं नहीं जाते हैं। ये कहते हुए मुझे थोड़ा जोर से चिल्लाई थी। लिटरली ये आवाज़ अर्नव के डैड तक भी पहुंची थी जो रूम में ही काम कर रहे थे। पर हर बार जैसा इस घर में होता है, एक बार फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। अर्नव सिर्फ वहाँ से झल्लाता हुआ निकल गया था। एंड श्रुति ने सिर्फ एक गहरी सांस लेते हुए कहा सच में माँ, सच में आप कभी भी इसे सांस नहीं लेने दोगे ना? एंड क्या ज़रूरत थी आपको ये सब कुछ कहने की? मैंने सिद्धार्थ को फ़ोन किया था ना कि मैं उनसे ये सब कुछ, तभी एक मीरा ने कहा हो वाह,
और बेइज्जती कराओ, इस घर की और बेइज्जती कराओ। अपने पति से सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लगता है कि हम सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते? वैसे ही तुम्हारी सास इतनी ताने मारती रहती है और अब तुम सबने जीना मुश्किल कर रखा है। एक बेटा है जो किसी की सुनता नहीं है और एक बेटी है जो सिर्फ बेइज्जती कराती रहती है। ये कहते हुए मिरर से बस बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई थी। श्रुति सिर्फ अपनी माँ की तरफ देखने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अर्णव अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। उसने बस कैब में बैठते के साथ ही तुरंत एक नंबर डायल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ईशान ने एक चेयरफुल वॉइस में कहा, हे बड़ी क्या हाल? बस पहले के बाद कुछ भी कह पाता। अर्णव ने कहा, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगे? ईशान ने कहा, क्या? अर्णव ने कहा, ड्रिंक पर, उसी जगह जहाँ हम यूजुअली जाते हैं। प्लीज़ आई जस्ट वांट अ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। अगर तुम आ सकते हो तो ठीक, वरना कोई। ईशान ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ एंड मैं अपने साथ ले आऊँगा, तुम बस वहाँ पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए दोनों ने फ़ोन रख दिया था एंड लिटरली 1 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। ईशान ने कहा, क्या हुआ है? अर्णव ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस पीना चाहता था, तो बस आई होप मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना किया हूँ। ईशान ने कहा, कम ऑन, अब तो तुम फॉर्मेलिटी छोड़ दो, लिटरली हम लोग अब दोस्त हैं, अब तो हम दोस्त हैं ना। ये कहते हुए ईशान अर्णव की तरफ देख लेगा। अर्णव ने कहा, छोड़ो यार। ईशान ने कहा, क्या सच में मूड बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, क्या हुआ? घर पर फिर कुछ? अर्णव ने कहा, कुछ नहीं। ईशान ने कहा, बोलो भी। एंड ईशान का ये कहना होता था एंड अर्णव खुद को रोक ही नहीं पाता था। एक बार फिर वही हुआ एंड अर्णव ने सब कुछ ईशान को बता दिया। लिटरली उन दोनों के बीच का ऐसा कनेक्शन बन चुका था कि दोनों एक दूसरे से बातें छुपा ही नहीं पाते थे। लिटरली वो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करने लगे थे एंड 2 महीने की दोस्ती शायद अर्णव को ऐसी महसूस होने लगी थी कि इतने तो उसके पुराने दोस्तों से भी उसे महसूस नहीं होती हो। एक अलग ही कनेक्शन डेवलप हो गया था, एक ऐसा कनेक्शन जो शब्दों से होता होता कब अनसेड फीलिंग में आकर डेवलप हो गया, दोनों को ही पता नहीं चला। ईशान कुछ पल के लिए चुप रहता है एंड देन उसने अर्णव की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? अर्णव ने कहा, क्या? ईशान ने कहा, यू नो ना, आई कैन हेल्प यू। अर्णव ने कहा, ओ प्लीज़, अब तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं केपेबल नहीं हूँ? एटलीस्ट तुम तो ये नहीं सोचते ना? ईशान ने कहा, नो 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 मैन, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस देखो, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई भी, फाइनेंशियली, इमोशनली या फिर किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो, बस तुम्हें जानना कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, ओके? जस्ट 1 फ़ोन कॉल, जस्ट 1। एंड इस बात पर अर्णव से जैसे ईशान की तरफ देखने लगता है। पता नहीं क्या था ईशान के शब्दों में, पर अर्णव ऐसा महसूस कर रहा था जो घुटन थी उसके सीने से वो कहीं गायब हो गई है। एक हल्केपन का एहसास है जो उन दोनों के चारों तरफ घूम गया है एंड अर्णव उसमें खो गया है, ईशान की आंखों में खो गया है। एंड कुछ पल के लिए दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। अर्णव ने एक छोटी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ है और उसके लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। एंड थैंक यू सो वेरी मच यहाँ आने के लिए। एंड थैंक यू सो वेरी मच मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अभी मुझे इसी की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। ये कहते हुए अर्णव फाइनली ईशान से अपनी निगाहें हटाता है एंड सामने की तरफ देखने लगता है, पर पता नहीं क्यों उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। एंड ईशान से मुस्कुराकर बस के बगल में बैठ जाता है। शायद ईशान समझ नहीं पाया था कि अर्णव ने किस चीज़ के बारे में कहा है, पर शायद अर्णव कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। उसने यहाँ पर ईशान की प्रेजेंस के बारे में कहा था। उसकी प्रेजेंस यही तो है जो उसे चाहिए अभी, यही तो है जो उसका सुकून बन गई है, यही तो है जो उसकी ज़रूरत बन गई है, यही तो है। अर्णव जैसे खामोश हो गया एंड एक बार फिर से वो ईशान की तरफ देखता है। वही दूसरी तरफ ईशान भी जैसे मुस्कुराते हुए अर्णव की तरफ देखता है एंड कुछ पल के लिए दोनों बस खामोश थे। खामोश पर दिल थे जो धड़क रहे थे। एक दिल था जो उलझा हुआ था, एक दिल था जो ज़रूरत बन गया था और एक दिल था जो आदत बन गया था। अब ज़रूरत कौन किसकी था और आदत कौन किसकी, शायद अभी दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे, पर ईशान जो मुस्कुरा रहा था वो भी कुछ महसूस कर रहा था। जैसे अर्णव की आंखें, वो भी आंखों में डूबता हुआ सा लग रहा था और अर्णव, दोनों खामोश हो गए। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये चैप्टर पसंद आया हो एंड अर्णव और ईशान की ये जर्नी आपको भी थोड़ी सी इंगेजिंग और कैचिंग लग रही हो। आई नो मैंने कहा था स्टोरीज़ 1 पार्ट की होंगी, बट ये स्टोरी थोड़ी सी स्पेशल है एंड थोड़ी सी डेवलपमेंट के लिए वक्त चाहती है। तो एक और पार्ट इस स्टोरी का आएगा एंड मे बी लास्ट पार्ट में ईशान एंड अर्णव की उलझी हुई सी ज़िंदगी शायद थोड़ी सी सुलझ जाए एंड जो थोड़ा थोड़ा ब्लूम हो रहा है वो अपने परवान तक पहुंच जाए। तब तक के लिए हाँ, प्लीज़ इस स्टोरी के बारे में मुझे डेफिनेटली बताइएगा एंड आई एम सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। तो देखते हैं आगे वाले पार्ट में क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या ईशान को ये प्रमोशन मिलेगा या फिर अर्णव को ये प्रमोशन मिलेगा? जो अर्णव नहीं चाहता है क्या वो करेगा या ईशान वो करेगा जो अर्णव चाहता है, मतलब अर्णव का दिल चाहता है? तो देखते हैं कौन क्या करता है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, स्टोरी के बारे में अपने कमेंट्स एंड थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।